आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के 9th वीक में महिला और होने वाले बच्चे में क्या-क्या नए बदलाव होते हैं, क्या डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस वीक में आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, ताकि आपका ये वीक आराम से कटे और प्रेगनेंसी के अंत में आपको एक स्वस्थ बच्चा मिल सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। अब प्रेगनेंसी का 9th वीक चल रहा है और आपकी प्रेगनेंसी को लगभग 2 महीने हो गए हैं। तो जो प्रेगनेंसी के नॉर्मल सिम्पटम्स हैं, वो अब पीक पर हैं। मतलब आपको खूब नौज़िया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, ब्रेस्ट हेवीनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस, आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, कभी-कभी एब्डोमिनल को ब्लोटिंग हो रही है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी मूड चेंज होते हैं, कभी इरिटेबिलिटी होती है, वीकनेस लगती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। लेकिन इन सिम्पटम्स की इंटेंसिटी सब में अलग-अलग होती है। बहुत सारी महिलाएँ होती हैं जो इतनी ज़्यादा इन सिम्पटम से परेशान होती हैं, उनमें इतने ज़्यादा इंटेंस सिम्पटम होते हैं कि वो अपने रूटीन काम भी नहीं कर पाती हैं और बहुत सारी महिलाओं को कुछ भी नहीं पता चलता है, उनमें कोई ख़ास सिम्पटम, कोई ख़ास बदलाव नहीं होते हैं। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, हर एक बॉडी अलग-अलग है, हर एक में उन हार्मोनल चेंजेस का रिएक्शन अलग-अलग होता है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, पर अपने डॉक्टर से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। इस हफ्ते में आपके जो जीआई वाले सिम्पटम्स हैं, मतलब आपकी कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी और जो आपको गैसियस डिस्टेंशन होता है, पेन होता है, वो सब बढ़ जाएगा। उसका कारण ये है कि शरीर में अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ना शुरू हो चुका है। तो इन सिम्पटम्स से आपको परेशान नहीं होना है, खूब सारी फाइब्रस सब्जियाँ लेनी है, पानी लेना है ढेर सारा। अब इस हफ्ते में जो एक नया डेवलपमेंट होता है आपके शरीर में, वो है पिगमेंटेशन का स्टार्ट होना। आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन की मात्रा बढ़ने लगेगी, मतलब आपकी स्किन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी-सी डार्कर हो सकती है। आपको जो प्रेगनेंसी मास्क होता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में कोलेज़्मा कहते हैं, यानी कि गाल के चारों तरफ थोड़ा-सा एक ब्लैकिश पैच हो जाना, डार्कर पैच हो जाना, वो होना शुरू हो जाता है। आपके निपल्स के अराउंड आपको थोड़ा-सा पिगमेंटेशन हो सकता है। जनरलाइज़ बॉडी में थोड़े से हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, मतलब आपको ज़्यादा वैक्सिंग कराने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़्यादा थ्रेडिंग कराने की ज़रूरत पड़ेगी, आपके सिर के बाल जो हैं वो थोड़ा थिक हो जाएँगे, मोटे हो ज़्यादा हेयर ग्रोथ होगी। तो ये सारे बॉडीली चेंजेस जो हैं, ये सारे स्किन चेंजेस जो हैं, ये आपके हार्मोनल इफ़ेक्ट की वजह से हो रहे हैं, जो ग्रेजुअली सेटल हो जाएँगे। अब हम बात करेंगे कि इस हफ्ते में बच्चे में क्या नए डेवलपमेंट होंगे। ये जो शुरुआती प्रेगनेंसी के वीक्स होते हैं, ये ऑर्गेनोजेनेसिस के वीक्स होते हैं, मतलब इनमें ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बच्चा बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, बहुत स्पीड में ग्रो कर रहा है। एवरी वीक आप ये देखेंगे कि बच्चे में अब कुछ नया बन गया है, कुछ नया डेवलप होना शुरू हो गया है। तो 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चा जो है अब बढ़ के करीबन 1.5 इंच का हो चुका है और बच्चे का जो है हेड अलग दिख रहा है, बॉडी अलग दिख रही है अल्ट्रासाउंड में, और वो बीच में नेक से अटैच है। और जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लिवर है, जीआई सिस्टम है, किडनीज हैं, हार्ट है, ये सब बनने शुरू हो चुके हैं या इनकी कुछ-कुछ फंक्शनिंग भी शुरू हो चुकी है। ये जो लिम्ब्स हैं, जैसे आर्म्स और लेग्स हैं, उनमें टोज़ का और फिंगर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। अल्ट्रासाउंड में आप उनको डिफरेंटली अलग-अलग भी आप उनको एप्रिशिएट कर सकते हैं। बच्चों के जॉइंट्स जो होते हैं, उनमें मूवमेंट शुरू हो गया है और आप इन मूवमेंट्स को अल्ट्रासाउंड में भी एप्रिशिएट कर सकते हैं। 9 वीक का बच्चा जो है माँ के पेट में मुक्के मारना शुरू कर देता है। तो अभी इस स्टेज पर माँ को फील नहीं होते हैं। बच्चे की आईज़ बन गई हैं, लेकिन वो आईज़ क्लोज़ रहती हैं, आईलिड्स बन गई हैं, आईलैशेज़ बन गई हैं, लेकिन अभी बच्चा आँखें बंद ही रखता है। बच्चे की पलकें झपकना जो है वो लगभग 28 वीक्स पर स्टार्ट होता है। उससे पहले रेटिना, आईज़, आईलैशेज़ सब बन जाते हैं। अभी आप अल्ट्रासोनोग्राफी में इस स्टेज पर बच्चे को थंब सकिंग करते हुए भी देख सकते हैं। हम बात करेंगे कि इस स्टेज पर आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे के ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जो बच्चे के डेवलपमेंट को, जो बच्चे के ऑर्गन फॉर्मेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, उस हर चीज़ से आपको बचना है। जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्टिव पैसिव किसी भी तरह की स्मोकिंग से आपको बचना है। आपको बहुत कैफ़ीन नहीं लेना है, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी है, जैसे कि हम बहुत कॉमनली पेन किलर्स ले लेते हैं, एनसेड्स ले लेते हैं, वो सब भी बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। साथ ही आपको गलती से भी किसी एक्स-रे का एक्सपोज़र नहीं लेना है।
उसके बाद अगर आप फोलिक एसिड की टैबलेट्स अभी तक भी नहीं ले रही हैं तो उन्हें लेना तुरंत शुरू कर दीजिए। हेल्दी डाइट लीजिए, ढेर सारा पानी लीजिए, आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं उन सबका टाइमली इंटेक कीजिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आपको रिलैक्स रहना है, आपको अपने स्ट्रेस का लेवल कम रहना है। इतने बदलते हुए सिम्टम्स के साथ कई बार आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो इसलिए आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आपको डेली वॉक करनी है। बेड रेस्ट नहीं एडवाइस किया गया है तो आपको मॉर्निंग वॉक जरूर करनी चाहिए, या रात को खाना खाने के बाद आप हाफ एन आवर टहल सकते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो आप टाइट सपोर्टेड ब्रास का इस्तेमाल करिए। अदरवाइज लेटर स्टेजेस में आपको ब्रेस्ट सैगिंग हो सकती है, तो उससे बचने के लिए अभी से आपको वेल सपोर्टेड ब्रा पहननी चाहिए। अगर आपको कोई भी इंफेक्शन के सिम्टम्स है, आपको फीवर है, रैशेज हैं, बॉयल्स हैं, आपको यूरिन में कोई जलन हो रही है, आपके उसको सोर थ्रोट हुआ है, आपके गले में खराश है, या आपको कोई जीआई डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसके मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि इस स्टेज पर किसी भी तरह का इंफेक्शन बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको 9th वीक में करनी चाहिए वो स्पेशली उन महिलाओं के लिए है जिनकी या तो एज ज्यादा है, मतलब वो 35 ईयर्स से ऊपर हैं जब वो कंसीव की हैं, या उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या उनके पार्टनर की कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री है जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, या उनके पहले बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशन रह चुकी है कि कोई डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, या उनको रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं। तो ऐसी सारी महिलाओं को 9th वीक में जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत होती है। जो जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं वो आपके क्रोमोसोमल स्टडीज करते हैं, इस बात पे काम करते हैं कि जो आपका भी होने वाला बच्चा है ये जेनेटिकली किसी डिसऑर्डर से नहीं अफेक्ट हुआ है। तो उसके लिए वो कुछ कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे एक नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट होता है, ये तो महिला के ब्लड से होता है। महिला के ब्लड में बच्चे की कुछ सेल्स सर्कुलेट करती हैं। पीटी टेस्ट में महिला के शरीर से ब्लड लिया जाता है, उसमें से बच्चे की सेल्स को सेपरेट करके उन्हें एग्जामिन किया जाता है। अगर काउंसलर्स एक इन्वेजिव टेस्ट जिसे हम कोरियोनिक विलर सैंपलिंग कहते हैं वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एक इन्वेजिव टेस्ट है, अल्ट्रासोनोग्राफी के गाइडेंस में किया जाता है। अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में आपका जो बच्चा है उसका जो प्लेसेंटा होता है उसका एक बहुत छोटा सा बहुत ही सूक्ष्म पीस लिया जाता है स्टडी करने के लिए, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो अकॉर्डिंगली आगे ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अगर आपकी एज 35 से ज्यादा है, आपके या पार्टनर में किसी में फैमिली हिस्ट्री है किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की, या पहले बच्चे में कुछ ऐसा डिसऑर्डर है, तो आपको जेनेटिक काउंसलर से जरूर मिलना चाहिए। आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को ये बताइए, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ और किससे मिलना है और किन फर्दर टेस्ट की आपको जरूरत है। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।